नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। एडू की वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईटी कानपुर रहा नंबर 1, जाने किन मानकों पर मिली उपलब्धि। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब मदरसों में पढ़ाई से पहले होगा राष्ट्रगान। भातखंडे संगीत महाविद्यालय को दिया गया सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा। रामनगरी अयोध्या में बनेगी 800 बीघे में सीता झील, जाने क्या क्या है तैयारियां। यूपी ग्रामीणों को बड़ा तोहफा, प्रयागराज में शुरू हुई पायलट योजना। और अब खबरें विस्तार से। शैक्षणिक संस्थानों में वर्ल्ड लेवल पर रैंकिंग जारी करने वाले एडू रैंक ने अपनी रैंकिंग जारी कर दी है। इस रैंकिंग में हमारा आईआईटी कानपुर प्रदेश में पहले, देश में 6वें और एशिया में 98वें स्थान पर अपनी ठाठ जमाए हुए है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीएचयू को दूसरा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तीसरा, लखनऊ यूनिवर्सिटी को चौथा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 5वां, एमआईटी यूनिवर्सिटी को 6ठा, आईआईटी बीएचयू को 7वां, एमएनआईटी को 8वां, केजीएमयू को 9वां और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में प्रदेश के 79 संस्थानों को शामिल किया गया है। बता दें कि एडू रैंक हर साल दुनिया के संस्थानों की छात्र, शिक्षक, रिसर्च समेत विभिन्न बिंदुओं की रिपोर्ट के आधार पर रैंक जारी करता है। साथ ही बताते चले कि इस बार रैंकिंग में भारत के टॉप 50 में जगह बनाने वालों में लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का एकमात्र राज्य विश्वविद्यालय बन गया है। पिछले साल इसे देश भर के विश्वविद्यालयों में 58वीं रैंक हासिल हुई थी। इसके लिए 3 मानक निर्धारित किए गए थे। अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी प्रदर्शन, को करिकुलर एक्टिविटीज और पूर्व छात्रों के उल्लेखनीय प्रदर्शन की गुणवत्ता को आधार बनाया गया है। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। यूपी में रमजान की छुट्टियों के बाद मदरसों में कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिसके बाद मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला ये लिया गया कि अब उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी हर सुबह पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडे ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश मान्यता प्राप्त, अनुदान पाने वाले और अनुदान नहीं पाने वाले सभी मदरसों पर लागू किया जाएगा। इस आदेश के क्रम में बीते गुरुवार से मदरसों में राष्ट्रगान गाना शुरू हो चुका है। बताते चले कि बोर्ड ने 2017 में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान के गायन और राष्ट्रीय ध्वज को फहराने को अनिवार्य करने के लगभग 5 साल बाद ये निर्णय लिया है। अब बात हमारे राष्ट्रगान की करें तो जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है, जो कि मूलतः बंगाली में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। सामान्यतः राष्ट्रगान गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। इसका पहला छंद भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था और पहली बार सार्वजनिक रूप से इसे 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता हो चुका है, उसके अधिवेशन में गाया गया था। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। योगी कैबिनेट ने भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी को अब भातखंडे स्टेट संस्कृति यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित करने की मंजूरी दे दी है। अब संस्कृत संस्कृति के साथ लोक कलाओं, लोक नृत्य पर शोध और पाठ्यक्रम संचालित हो सकेगा। संस्कृति विभाग के अधिकारी के मुताबिक भातखंडे संगीत संस्थान अभी तक एक डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि सम विश्वविद्यालय था। कैबिनेट ने संस्थान को अब पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया है। इसका कार्यक्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। बता दें कि भारतेंदु नाट अकेडमी अभी तक ड्रामा में डिप्लोमा दे पाती थी, लेकिन अब अकेडमी की संस्कृति विश्वविद्यालय से संबद्धता होने पर ड्रामा में डिग्री भी मिल सकेगी। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान को बौद्ध अध्ययन और शोध के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी सहित कई और यूनिवर्सिटीज पर निर्भर रहना पड़ता था। संस्कृत यूनिवर्सिटी के जरिए अब बौद्ध अध्ययन और शोध कार्य भी हो सकेगा। इसके अलावा लोक कला, शास्त्रीय संगीत, ग्रामीण कला, संस्कृति और लोक नृत्यों पर भी शोध और अध्ययन किया जा सकेगा। इससे रोजगार की संभावनाएं तो बढ़ेंगी ही, साथ ही संस्कृत और संस्कृति का विकास भी हो सकेगा। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। रामनगरी अयोध्या के राम जन्मभूमि से 7 किलोमीटर दूर नया घाट से गुप्तार घाट के बीच प्रस्तावित सीता झील के निर्माण कार्य प्रक्रिया ने अब तेजी पकड़ ली है। अफीम कोठी के पास 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के समांतर इसका निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ होगा। बता दें, ये झील 2.5 किलोमीटर लंबी, 300 मीटर चौड़ी और 5 मीटर गहरी होने वाली है। 800 बीघा जमीन में बनने वाली ये झील सरयू की जलधारा से भी जोड़ी जाएगी। लगभग 80 हेक्टेयर जमीन इसके लिए चिन्हित की गई है। इसमें लगभग 46 हेक्टेयर जमीन किसानों की और करीब 34 हेक्टेयर जमीन नजूल की है। 268 करोड़ रुपए की परियोजना को सरयू नहर खंड अंतिम रूप देकर मंजूरी के लिए शासन को भेज चुका है। 5 मीटर गहरी इस झील को पानी के लिए जमथरा स्थित गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड के पास सरयू नदी से कनेक्ट किया जाएगा।
झील की खुदाई से निकली मिट्टी का इस्तेमाल जमथरा के पास चल रहे बांध निर्माण कार्य में होना है। लगभग 1 किलोमीटर से अधिक लंबे बंधे का निर्माण सरयू नहर खंड कर रहा है। इसके निर्माण से होने वाले फायदों के बारे में बात करें तो अयोध्या की राम की पैड़ी की तरह सीता झील भी पर्यटकों को आकर्षित करेगी। झील में पानी के लिए प्रस्तावित बांध से द्वार बनाकर सरयू के प्रवाह को झील में लाया जाएगा। झील के निर्माण के बाद ये अयोध्या के पश्चिमी हिस्से को और भव्य और आकर्षित बनाएगा। वहीं 14 कोसी मार्ग में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये दिव्य स्थल होगा। और अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं और आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा सत्ता वापसी करने के बाद जनता की सुविधा के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं। इसी क्रम में सरकार ग्रामीणों के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रयागराज के सभा मंदरदेह गांव में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। गांव में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 0.573 हेक्टेयर में बहुउपयोगी गोबर गैस प्लांट की स्थापना का काम किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 3.32 करोड़ की लागत से बनने वाला है, जिसके तहत ग्रामीण परिवारों को घरेलू गैस, ईंधन, बिजली, वाहनों के लिए गैस सिलेंडर और जैविक खाद मिल सकेगा। बताते चले कि 5000 गोवंशों के गोबर पर इस पायलट प्रोजेक्ट को ड्राफ्ट किया गया है। यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन कानपुर की रिपोर्ट में बताया गया कि इस प्रोजेक्ट में हर दिन गैस के साथ 5.4 टन जैविक खाद का भी उत्पादन किया जाएगा। इस प्लांट से उत्पादित होने वाली ईंधन गैस का लाभ गांव के 400 घरों को मिलेगा। इसके अलावा इस प्लांट में बायोगैस से ही बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। इसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 200 लोग को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही ये प्रोजेक्ट प्रदेश के अन्य जिलों में शुरू किया जाने वाला है। साथ ही गाँव में रहने वाले लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट खुद शुरू करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा कि गोवंशों से गाँवों का विकास कैसे किया जाता है। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें बातें यूपी की।